सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास में, जो एमए प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर का कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड का क्लास है। और आज मार्च की 15 तारीख है और आज हमने 2022 मार्च की 15 तारीख को अपने कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड का जो पेपर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इतिहास विभाग का, उसका जो यूनिट 5 है, उस यूनिट 5 के जो डीकॉलोनाइजेशन जिसे कहते हैं उस पर हमको आज बोलना है, डीकॉलोनाइजेशन पर। और डीकॉलोनाइजेशन के संदर्भ में हमने एक मैप भी बच्चों को भेजा था और उसमें बताया कि कैसे जो है वह डीकॉलोनाइजेशन किस तरह से एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे विश्व को खास तौर से प्रभावित करती है। खास तौर से आप देखेंगे कि हम लोगों ने इंपीरियलिज्म के बारे में पढ़ा, साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ा और राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा। तो जो एंड ऑफ इंपीरियलिज्म या प्रोसेस ऑफ डीकॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन को कह सकते हैं साम्राज्यवाद का अवसान, या आप कह सकते हैं किस तरह से उपनिवेशवाद का ह्रास, उपनिवेशवाद का नाश, और उपनिवेशवाद का नाश और इसके साथ साम्राज्यवाद का नाश, ये प्रक्रिया एक तरह से बड़ी साइमल्टेनियस ये प्रक्रिया है, एक साथ ही साथ होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें राष्ट्रवाद का विकास और उपनिवेशवाद का ह्रास, अगर ऐसे कहा जाए तो ये बहुत अच्छा आप कह सकते हैं, राज्यवाद का ह्रास और राष्ट्रवाद का विकास। अब ये है कि जो 1850 के बाद किस तरह से भारत क्या पूरे विश्व में साम्राज्यवाद का विस्तार होता है, और हमने इसके बारे में बहुत सी चर्चाएं किया और इस पर थियरीज भी, सब बहुत सी सिद्धांत भी बताए, लेनिन का सिद्धांत और हॉब्सन का सिद्धांत, और इसके अलावा बहुत से सिद्धांत की चर्चा किया। साम्राज्यवाद को एक्सप्लेन करने के लिए सिद्धांत की चर्चा किया, लेकिन इसी के साथ ही साथ हमने ये भी बताने की कोशिश किया कि किस तरह से साम्राज्यवाद के विस्तार के साथ राष्ट्रवाद का विकास होता है। यह राष्ट्रवाद जो है वह कैसे विकसित होता है और किस तरह से राष्ट्रवाद की चेतना पूरे पृथ्वी के भूखंड को विभिन्न भागों में कैसे बांट देती है। पूरे पृथ्वी में जो बड़े बड़े साम्राज्य होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध अपने आप में 3 साम्राज्यों का अंत करता है, एक टर्की का साम्राज्य, एक रूस का साम्राज्य, और मैंने बताया ऑस्ट्रिया और हंगरी का साम्राज्य। ये 3 बड़े साम्राज्य समाप्त होते हैं, और इन साम्राज्यों के समाप्त होने के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से नए प्रकार की अर्थव्यवस्था, नए प्रकार का एक चिंतन, नए प्रकार की भावनाएं पूरे विश्व में आती हैं, और ये नए प्रकार का चिंतन और नए प्रकार की भावनाएं क्या होती हैं। ये नए प्रकार का चिंतन और नए प्रकार की भावनाओं को आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का चिंतन और राष्ट्रवाद की भावनाएं। जैसा कि हम लोगों ने पहले के क्लास में बताया कि किस तरह से वर्साई की संधि जो है एक बड़ा लैंडमार्क इवेंट है, 1919 की वर्साई की संधि, जिसमें यद्यपि वो पूरी की पूरी संधियां जो है वो शांति संधि के नाम से हैं, और खास तौर से युद्ध के अपराधी घोषित किए गए, कुछ लोगों को युद्ध का अपराधी और खास तौर से जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अपराधी घोषित करके उसके ऊपर तमाम प्रकार के जिसे कहते हैं कि कंपनसेशन या मुआवजा के लिए उनको बाध्य किया गया। इसी मुआवजा वगैरह के परिप्रेक्ष्य से एक खास किस्म का राष्ट्रवाद जर्मनी में पैदा होता है, और वह राष्ट्रवाद जिसके बारे में हमने चर्चा किया
कि वो एक प्रकार का नाजीवाद शब्द से प्रयोग किया जाता है। इसका हिटलर जो है नायक था, और उसका एक और भी चिंतक जो पहले जर्मनी में नाजीवाद के पहले, कैसे इटली में एक फांसीवाद का अभ्युदय होता है, और फांसीवाद किस तरह से वह एक खास किस्म से इटली को यूनाइट करता है एक राष्ट्रवाद की विचारधारा से। तो ये बड़ी दो डोमिनेंट राष्ट्रवाद की विचारधाराएं हैं जो इंपीरियलिज्म के एक अपने उन लोगों के परिप्रेक्ष्य से, उनकी समझ से, जो साम्राज्यवाद के विचार थे, उनके खिलाफ जो है वह एक तरह से वो पूरा जो जर्मनी और इटली गोलबंद होता है एक खास आइडियोलॉजी के नेतृत्व में, जो फासिज्म और नाजिज्म के। और इसी के साथ हमने आपको बताया था कि कैसे जापान में एक विशेष प्रकार का मिलिटरिज्म, एक सैन्यवाद जो है विकसित होता है, और उस सैन्यवाद की आइडियोलॉजी में पूरा का पूरा जापान यूनाइट होता है। ये सभी एक प्रकार के राष्ट्रवाद हैं जो इन लोगों के देश के जो डोमिनेंट नेता थे, जो अगुआ नेता थे, उन लोगों ने साम्राज्यवाद के बारे में जो भी सोचा, उस साम्राज्यवाद का एक रिस्पांस दिया। आप कह सकते हैं कि जो डीकॉलोनाइजेशन है या साम्राज्यवाद का ह्रास है, जो विभिन्न क्षेत्रों में साम्राज्यवाद का ह्रास दिखाई देता है, वह आप एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किस तरह से विभिन्न देशों में जो नेतृत्व है, सबसे आगे बढ़ा हुआ नेतृत्व है, वह किस तरह से इंपीरियलिज्म को परसीव करता है, समझता है, और समझने के बाद इंपीरियलिज्म के खिलाफ अपनी जनता को कैसे गोलबंद करता है, एकजुट करता है। ये प्रक्रिया समझनी बहुत जरूरी है प्रोसेस ऑफ डीकॉलोनाइजेशन में। तो पूरे विश्व में 1945 के पहले का जो प्रोसेस ऑफ डीकॉलोनाइजेशन या प्रोसेस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद के अंत के होने की जो अंत का प्रारंभ होने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को विभिन्न देशों ने कैसे परसीव किया, और हर एक देश में अलग अलग ढंग से परसेप्शन हुआ। और ऐसे भी परसेप्शन हुए जिनको आप कह सकते हैं प्रतिस्पर्धात्मक परसेप्शन हुए। जैसे आप भारतवर्ष के संदर्भ में सोचें, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध डीकॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से भारत में इमर्ज कर रहा है। आप देखेंगे कि भारत में साम्राज्यवाद के विरोध करने के कई प्रतिमान, कई तरीके, डोमिनेंट प्रतिमान, जिसका नेता आप गांधी को कह सकते हैं, जिन्होंने खास किस्म के सत्य और अहिंसा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष की जनता को गोलबंद किया, और उस गोलबंदी के आधार पर एक खास किस्म का, जिसे कहे समावेशी राष्ट्रवाद, समावेश करने वाले राष्ट्रवाद, जहां पर जर्मनी का और इटली का राष्ट्रवाद एक संकीर्ण राष्ट्रवाद है, एक किसी खास के दुश्मन के खिलाफ, जो उनके देश की जनता के दुश्मन उन्होंने परसीव किया, उसके खिलाफ वो एक गोलबंद करता है। भारत का राष्ट्रवाद एक बड़े ही आध्यात्मिक रूप से गांधी के नेतृत्व में विकसित कहा जा सकता है, आइडिया के रूप में। जैसे गांधी ने कहा कि मैं अंग्रेजों का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं अंग्रेजियत का विरोध कर रहा हूं, और अंग्रेजियत में उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद का मैं विरोध कर रहा हूं, साम्राज्य का विरोध कर रहा हूं, और वो जो मेंटालिटी है, उस मेंटालिटी का विरोध करते हुए उनका, मुझे अंग्रेजों से कोई विरोध नहीं है, ना उनसे घृणा है, परंतु जो उनका साम्राज्यवाद है उसका मैं विरोध करता हूं, जो भारत को गुलाम बनाए हुए है। इस तरह से भारत की जनता को एक खास ढंग से असहयोग के माध्यम से, या सविनय अवज्ञा के माध्यम से, या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से पूरे देश की जनता को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह का जो आंदोलन है, वह भी आप कह सकते हैं कि एक राष्ट्रवाद का एक विशेष किस्म का प्रकार जो भारत में उपस्थित होता है, जो साम्राज्यवाद के ह्रास के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। और इसी तरह से अगर आप खास तौर से आप 1945 तक, एग्जैक्टली 1945 तक देखेंगे, तो आपको ये बात भी देखना पड़ेगा कि ये जो तीनों, जो एक सैनिकवादी, सैन्यवादी जो देश थे, इन लोगों ने विश्व के नक्शे को कैसे बदलना चाहा। खास तौर से साम्राज्यवादियों को चैलेंज किया, जिनके बारे में पहले मैंने क्लास में आपको बताया
कि किस तरह से जो मैंने कहा लेट कमर्स टू कैपिटलिज्म एंड अर्ली कमर्स टू कैपिटलिज्म बताया कि किस तरह से जो पहले ही पूंजीवाद को अपना लिए थे, जैसे फ्रांस और ब्रिटेन के लोग, और खास तौर से ब्रिटेन ने विश्व में सबसे अधिक कॉलोनी बनाया था, तो उनके खिलाफ जो है चुनौती देंगे या देने की बात आई। इन तमाम बाद के जो पूंजीवादी देश हुए, जैसे कि जर्मनी और आपके इटली और जापान के लोग, तो उन्हें चुनौती देंगे तो उनके उपनिवेश को सबसे पहले यही लोग चैलेंज करते हैं। जर्मनी, जापान और इटली के लोग ब्रिटेन और फ्रांस के साम्राज्यवाद को चुनौती देते हैं, और इनके इस चुनौती के फलस्वरूप ये जो साम्राज्यवाद है यूरोपीय देशों का, ये समाप्त होता है, खासतौर से एशिया में समाप्त होता है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसकी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा डिकोलोनाइजेशन है, उसको आप देख सकते हैं कि कैसे वह डिकोलोनाइजेशन के लिए जिम्मेदार ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो दौर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939-1945, इसमें वो तमाम देश एक तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि वियतनाम से लेकर के और आपके थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, और ये सभी देश स्वतंत्र होते हैं। और ये स्वतंत्र होने में इन लोगों के स्वतंत्रता के लिए जापान का सैन्यवाद बहुत अधिक जिम्मेदार माना जा सकता है। जापान के सैन्यवाद से इस इलाके में रहने वाले तमाम जो विदेशी ताकतें थीं, खास तौर से फ्रांस और ब्रिटेन की, वो पराजित होती हैं। अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही एक तरह से कॉलोनाइजेशन वाला देश आप नहीं कह सकते हैं, सिवाय इसके कि फिलीपाइंस में उसका एक खास किस्म का शासन था जिसको उसने खरीद लिया था। फिलीपाइंस को उसने खरीद लिया था, खासतौर से स्पेन से 1890 वगैरह के बाद से, फिर वो उसकी कॉलोनी हुई। लेकिन अगर आप इन सभी कॉलोनियों के डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि फिलीपाइंस का डेवलपमेंट और बाकी कॉलोनी का डेवलपमेंट अलग होता है। और फिलीपाइंस में तुलनात्मक रूप से एक प्रबुद्ध विकास होता है, और अमेरिका स्वतः फिलीपाइंस को खाली कर देता है। और उसमें कोई बहुत गंभीर संघर्ष, जैसे हर देश में आप देखेंगे कि जनता भी संघर्ष करती है अपने को उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए। तो बहुत से देशों में, फिलीपाइंस में भी एक खास किस्म का फ्रीडम मूवमेंट चलता है, या ऐसा मूवमेंट चलता है जो अब जब साम्राज्यवाद खत्म हो गया तो वहां पर कैसी व्यवस्थाएं लागू हों। साम्राज्यवाद के समाप्ति के बाद जो पूर्व साम्राज्यवाद के देश हैं, उपनिवेशवाद के देश हैं, उनमें कौन सी व्यवस्था लागू की जाए, इस बात को लेकर के भी बहुत से प्रतिमान या बहुत से पैटर्न को आप देख सकते हैं। जहां पर कि भारत में हमने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये तमाम बात की चर्चाएं हो कि हिंदुस्तान आजाद होगा तो कैसा हिंदुस्तान बनेगा। इसमें जवाहरलाल नेहरू वगैरह को आप कोट कर सकते हैं कि किस तरह से वो सोवियत यूनियन से प्रभावित थे, कि हमारे देश में सोवियत यूनियन जैसे प्लानिंग आएगी, हमारे देश में समाजवाद आएगा। लेकिन जो साउथ ईस्ट एशिया के देश थे वो सभी लोग समाजवाद से प्रभावित थे या कम्युनिज्म से प्रभावित थे। कि किस तरह से, जैसे एक उदाहरण वियतनाम का हम देना चाहेंगे कि वियतनाम का जो नेता था हो ची मिन्ह, वो जब जापान से आजाद हो, जापान के प्रयास से, फ्रांस से जब वो आजाद होता है तो कम्युनिज्म का रास्ता अख्तियार करता है। उस कम्युनिज्म के रास्ता अख्तियार करने में बहुत अधिक वियतनाम को कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर का पीरियड जो प्रारंभ हो जाता है 1945 के बाद, वो कोल्ड वॉर के पीरियड में अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों आपस में कोशिश करते हैं कि जो लोग भी देश स्वतंत्र होकर के आ रहे हैं उन सभी देशों के ऊपर हम लोगों का प्रभाव रहे। और उस प्रभाव में अगर किसी देश ने घोषित कर दिया कि हम अमेरिका या सोवियत यूनियन की तरफ से हैं, तो दूसरा उनको परेशान करता रहा। और ये परेशानी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से दिखाई देती है कि वियतनाम में बहुत लंबे संघर्ष होते हैं। पहले फ्रांसीसी, फिर फ्रांसीसी जब हार जाते हैं तो खास तौर से अमेरिका जो है वहां पर अपना प्रभाव डालता है। और 1975 में जब वियतनाम आजाद होता है तो वहां के खास तौर से अमेरिका के विश्वविद्यालयों के अध्यापक और छात्र ये सब उसका आंदोलन करते हैं। तो ये जो डीकॉलोनाइजेशन है, खास तौर से अगर आप 1945 तक के डीकॉलोनाइजेशन के मूवमेंट को पढ़ना चाहेंगे तो आप ये बताना पड़ेगा आपको
कि किस तरह से वर्साई की संधि एक अपने आप में लैंडमार्क इवेंट थी, जिसने नेशनलिज्म, अगर कोई नेशनलिज्म जैसे कोई बधी हुई नदी हो, पहाड़ पर कहीं बध गई हो और एकाएक पहाड़ से वो जो चट्टान है वो हटा दी जाए तो तमाम वो नदी बह करके अपना रास्ता बनाने लगे। तो आप कह सकते हैं कि वर्साई की संधि के परिप्रेक्ष्य में और प्रथम विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से तमाम प्रकार के साम्राज्य समाप्त होते हैं, उन साम्राज्यों के समाप्त होने के बाद जो विभिन्न इलाके के लोग हैं जो अपनी राष्ट्रीय पहचान कायम करते हैं और उस राष्ट्रीय पहचान के आधार पर वो स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं और अपनी एक भौगोलिक इकाई कायम करते हैं। उस भौगोलिक इकाई में उनकी भाषा, उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता, जिसको वो लोग डिफाइन करते हैं अपने ढंग से। और इसमें मैंने बताया कि किस तरह से वुडरो विल्सन, जो अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है, वर्साई की संधि में भाग लेने आता है और किस तरह से वो एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का सिद्धांत। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का सिद्धांत अगर आप देखें तो आज तक की राजनीति में, पूरे विश्व की राजनीति में इसका आज तक भी बड़ा महत्व है और इसका इतना डोमिनेंट महत्व है इस राष्ट्रवाद का कि इसने एक तरह से देखा जाए तो साम्यवाद के कम्युनिज्म को भी पटक दिया या पराजित किया। और अगर इस्लामवाद को आप देखें, इस्लामवाद को भी ये पराजित किया है राष्ट्रवाद ने। अगर इस्लामवाद को पराजित नहीं करता है ये राष्ट्रवाद, तो आप देखें कि वेस्ट एशिया में, पश्चिमी एशिया के तमाम देश जो राष्ट्रवाद के नाम पर या राष्ट्रीय पहचान के नाम पर अलग अलग देश हुए, वे अलग अलग देश न बनते। और इस्लाम अगर उन लोगों को यूनाइट करने वाली अगर कोई बात थी तो वो अपने आप में उनको यूनाइट नहीं कर सकी, जितना कि उनके राष्ट्रवाद ने उन लोगों में संघर्ष पैदा किया, जो बाद के दशकों में, खासतौर से 90 वगैरह के दशक में हम देखते हैं कि कैसे इराक और ईरान के बीच में बड़ी लंबी लड़ाई होती है। और खासतौर से आप देखेंगे कि वेस्ट एशिया के और भी तमाम जो राष्ट्रीय राज्य उभर करके आ रहे हैं, वो लोग किस तरह से अपनी खुद की अस्मिता को स्थापित करने की बात करते हैं और वो किसी के अधीन में नहीं जाना चाहते हैं। और इस तरह से जो राष्ट्रवाद का अभ्युदय होता है, इसमें यह बात भी बहुत जानने की योग्य है और समझने की है कि किस तरह से राष्ट्रवाद एक विशेष प्रकार के इतिहास का इंटरप्रिटेशन है। जो भी समूह किसी देश में डोमिनेंट होता है, वो समूह को देखेंगे कि उन समूह के नेताओं के बारे में जब चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे उस समूह के नेता लोग किस तरह से उस देश के इतिहास की व्याख्या करते हैं। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आप सभी विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि राष्ट्रवाद एक इतिहास की समझ की व्यापकता के आधार पर खड़ा होता है विभिन्न देश में। जैसे भारतवर्ष के संदर्भ में अगर आप देखेंगे, और जो राष्ट्रवाद के यहाँ कई व्याख्याकार हैं, जैसे जिन्ना, जैसे सावरकर, ये दो नाम ले सकते हैं जो एक खास किस्म के संकीर्ण राष्ट्रवाद के व्याख्याकार थे। और इन संकीर्ण व्याख्याकारों ने जो डीकॉलोनाइजेशन प्रोसेस में, यद्यपि सावरकर कोई डोमिनेंट नहीं थे चिंतक, बाद में चल करके बहुत डोमिनेंट चिंतक हुए, बहुत ही बाद में चल करके। उसके बारे में आप कह सकते थे जैसे इंडिया में 1980 के बाद एक खास किस्म के हिंदुत्व की विचारधारा और राम की विचारधारा का जो डोमिनेशन होता है, एक नया प्रकार का विमर्श आता है। उस विमर्श के परिप्रेक्ष्य में सावरकर वगैरह प्रासंगिक होते हैं। लेकिन 1947 तक या 45 तक भारत का जो विमर्श है, जो डोमिनेंट डिस्कोर्स है, वो महात्मा गांधी के संदर्भ में रहता है। लेकिन एक और जो डिस्कोर्स है, जो विमर्श है, जो खासतौर से जिन्ना का विमर्श है, वो जिन्ना का विमर्श कैसे एक और राष्ट्रीयता को जन्म देता है, पाकिस्तान की राष्ट्रीयता को, जिसका आधार वह धर्म को बनाते हैं कि भाई हम इस्लाम के लोग जो हैं वो हिंदू लोगों के साथ नहीं रह सकते, और अगर रहेंगे भी तो हमको पर्याप्त आजादी मिलनी चाहिए। जैसा कि पहले कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव 1946 में आता है, उसमें जिन्ना वगैरह थोड़ी देर के लिए एग्री करते हैं, और उस एग्रीमेंट का फल ये होता है कि 1946 में जो एक इंटरिम गवर्नमेंट भारत में बनती है, उस इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री जवाहरलाल होते हैं। उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के लोग शामिल होते हैं, लेकिन वो एडजस्ट करके नहीं चल पाता है और बाद में जिन्ना अपना डायरेक्ट एक्शन डे, मतलब हम लड़ करके पाकिस्तान अपना ले लेंगे। और 1947 तक आते आते लॉर्ड माउंटबेटन जब
हमारे देश में गवर्नर जनरल आता है 3 जून को, तो वो घोषित कर देता है कि भारत का विभाजन होगा, और जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो कानून भी पारित करती है, इंडिया इंडिपेंडेंस बिल, जिसके अंतर्गत 2 स्वतंत्र राष्ट्र अभ्युदय में आते हैं, राष्ट्रीय राज्य। तो ये जो डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस है, वो डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस राष्ट्रीयताओं के अभ्युदय का प्रोसेस है, और साथ ही साथ क्षेत्रीय अस्मिता के व्याख्या करने की भी बड़ी भारी प्रतिस्पर्धा होती है। इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे कोई बड़े बड़े राष्ट्र पैदा हो जाते हैं, कैसे कोई बहुत छोटे छोटे राष्ट्र पैदा हो जाते हैं। जैसे भारतवर्ष में एक बड़ा राष्ट्र पैदा हुआ, जो आज का भारत है, एक बड़ा राष्ट्र कहा जाएगा पाकिस्तान की तुलना में, या जितने भी आपके साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उनकी तुलना में आप देखेंगे कि भारत एक बड़े भौगोलिक इलाके का राष्ट्र अभ्युदय में आता है। अब प्रश्न उठता है कि जब भी आप उपनिवेशवाद का नाश या साम्राज्यवाद का नाश पढ़ेंगे, तो आपको ये बात बहुत बारीकी से जाननी चाहिए कि कैसे भारत में इतने बड़े भूभाग के लोगों को, जो बहुत सी विभिन्नताओं को लिए हुए थे, किस तरह से उन लोगों को एकजुट रखने का प्रयास किया गया और उसमें सफल रहे। तो इस प्रयास, इसके पीछे ये भी डीकॉलोनाइजेशन के प्रोसेस को समझने में ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से कैसे कौन सा नेतृत्व उभर के आ रहा है जो लोगों को एकजुट करता है। और ये भी प्रश्न आपको इसका भी उत्तर देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या एक खास किस्म की संकीर्णतावादी विचारधारा से अगर हिंदुस्तान को गोलबंद किया गया होता तो क्या भारत एकजुट रहता? भारत के गोलबंदी के पीछे भारत में लोकतंत्र और भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण का जो सिद्धांत है, जो भारत के संविधान में वर्णित है कि राज्यों को और केंद्र को, इन लोगों को समवर्ती सूची में रखा जाएगा, इनके अधिकारों को, और केंद्र की सूची होगी संविधान में और राज्य की सूची होगी, इनके अधिकारों को जिस तरह से बांटा गया, और राज्यों में जो सरकारें दी गई उनकी भाषाओं को जो सम्मान दिया गया। भारत में इतनी जो भाषाएं हैं, इतनी विविधतापूर्ण भाषाएं हैं, उसमें यह नहीं कहा गया कि यही भाषा डोमिनेट करेगी, हिंदी डोमिनेट करेगी। यद्यपि संविधान के बनने के समय यह बात जरूर कहा गया कि संविधान बनकर के जब स्वीकार हो जाएगा उसके करीब 15 साल बाद हिंदी भाषा को पूरे भारतवर्ष की एकमात्र राष्ट्र भाषा के रूप में घोषित किया जाएगा। परंतु ऐसा करते समय 1965 में जब ये बातें आई तो दक्षिण भारत के खासतौर से तमिलनाडु के लोगों ने कहा कि अगर हिंदी भाषा आप हमारे ऊपर थोपेंगे तो हम भारत से अलग हो जाएंगे। तो ये जो स्वतंत्रता तमिलनाडु के लोगों को भी मिलती है, महाराष्ट्र के, गुजरात के, पूरे प्रांत के, सभी प्रांत के लोगों को मिलती है, और वो स्वतंत्रता मिलने के बाद वो ये नहीं कहते हैं कि भारत से अलग होकर के एक राष्ट्र हम अलग बनाएंगे। कुछ एक लोग जरूर भारत में रहते हैं जो कि राजा लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम भारत से अलग बनाएंगे, जिसके बारे में सबको विदित भी है और जाने की, कैसे हैदराबाद का जो नवाब था और कैसे जूनागढ़ का जो नवाब था, कैसे जम्मू कश्मीर का जो राजा था, ये लोग भारत से अलग होकर के राज्य बनाना चाहते थे, यार अपनी एक अलग स्वायत्तता कायम करना चाहते थे। लेकिन चूंकि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो सबको एकजुट करने वाला एक आंदोलन था, इसलिए इन लोगों की बात चल नहीं पाई। और उस समय के जो कांग्रेस के जो नेता थे, खासतौर से जवाहरलाल नेहरू या आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने जिस तरह से निगोशिएट करके और फिर इन सबको भारत के संघ में विलय किया और भारत के संघ का निर्माण हुआ। उस संघ के निर्माण में, जैसा मैंने कहा कि एक सार्वभौम मताधिकार, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार रहा, और इसी के साथ राज्यों का जो निर्माण हुआ वो एक फेडरल राज्य का, फेडरल, क्वासाई फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया, एक संघीय राज्य का स्वरूप भारत में दिया गया, जिसमें यह जरूर है कि केंद्र की सरकार को ताकत दिया गया, जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत भारत में इमरजेंसी के पावर्स दिए गए केंद्र सरकार के पास। तो ये सब लेकर के एक मजबूत भारत राष्ट्र के रूप में उभर करके आता है, जिसमें यह हुआ कि आप हमारे देश में शामिल तो हो सकते हैं लेकिन हमारे देश से अलग नहीं हो सकते हैं। देश से अलग होने का अधिकार किसी को नहीं है। जैसे पाकिस्तान में हुआ, वो देश तो बना जरूर राष्ट्र, लेकिन भाषा के आधार पर वहां एक खास किस्म का आतंकवाद था। उस आतंकवाद से
खासतौर से उर्दू भाषा के थोपे जाने पर बांग्लादेश के जो लोग थे, वो लोग जो पहले के जिसे कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान जिसे कहते हैं, पूर्वी बंगाल के जो लोग थे, वो पूर्वी बंगाल के लोग, जो बंगाल का विभाजन अंग्रेजी राज्य के दौर में होता है, करजन के समय विभाजन होता है, फिर यूनिटी होती है, तो वो इलाका कहता है कि हमारे ऊपर जो है आप उर्दू को नहीं थोप सकते हैं, और आप 1971 में जाकर के वो 3 दिसंबर से 17 दिसंबर का वहां पर एक युद्ध चलता है, और उस युद्ध में वो स्वतंत्र हो जाते हैं। तो डीकॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में जो धर्म के आधार पर राज्य बनते हैं, वे राज्य भी एक खास किस्म से और भी तमाम राष्ट्रीयताओं को जन्म देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के संदर्भ में आप देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का और बांग्लादेश का जन्म होता है। जो शुरुआती दौर में तो जिन्ना की विचारधारा पाकिस्तान की विचारधारा से एक होकर अस्तित्व में आते हैं, लेकिन भाषा के आधार पर अपनी स्वायत्तता को कायम करने के लिए 2 टुकड़े में बढ़ जाते हैं। वर्तमान पाकिस्तान में अभी भी कई ऐसे भाग हैं जो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि जैसे आपके जो सिंध का इलाका है या बलूचिस्तान पख्तूनिस्तान वगैरह का इलाका है, उनको लगता है कि हमें जबरदस्ती पाकिस्तान के साथ जोड़ करके रखा गया है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि ये लोग भी कहें कि हमको पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में खास किस्म की तानाशाही है। लोकतंत्र होने के बावजूद भी पंजाब के जो मुसलमान हैं वहां डोमिनेंट है। भारत में ऐसा नहीं हुआ। तो ये सभी परिप्रेक्ष्य देख करके आपको सभी जो डीकॉलोनाइजेशन के प्रोसेस को, औपनिवेशिक ह्रास के प्रोसेस को, औपनिवेशिक लोप के प्रोसेस को, साम्राज्यवाद के ह्रास के प्रोसेस और राष्ट्रवाद के अभ्युदय के प्रोसेस को आपको देखना पड़ेगा बहुत बारीकी से। भाषा का, संस्कृति का और इतिहास की क्या भूमिका थी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप सब लोगों का स्वागत है। बताइए, कोई प्रश्न किसी को पूछना है? अगर आप लोग पूछना चाहें तो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, या यस, आपको मौका दिया जा रहा है, कोई प्रश्न पूछना चाहे। यस सर, मेरा एक प्रश्न था सर। प्रणाम सर जी, अपना सर, नाम बताइए। यस सर, मेरा नाम सर अनुराग शुक्ला है सर, सोनभद्र से हैं सर। जो सावरकर का राष्ट्रवाद है, जो हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद बताया जाता है, लेकिन सर जो सावरकर हैं वो जो वैदिक परंपरा से आता है। वो जब वो इंडिया हाउस में रुके थे, जब गए थे लंदन, तो वहां पे उनके तमाम मुसलमान मित्र भी थे। और जब 1857 का स्वतंत्र समर पढ़ते हैं उनका हम, तो उसमें मुसलमानों के खिलाफ उनकी लेखनी में मुसलमानों के विरुद्ध देखने को नहीं मिलता है। उनका बस इतना देखते हैं, हम कहते हैं कि आप भारत की संस्कृति को मानिए, आप किसी भी धर्म का पालन कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो सर उसे किस तरीके से हम उनके राष्ट्रवाद को देखें? खास तौर से वो कई बार माफी मांग करके अंग्रेजों से। जी सर, इसमें एक चीज और सर, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में रह रहे थे तो लंदन गए थे 1906 में, तो गांधी जी सावरकर से मिलने गए जी। तो उस मुलाकात को भी किस तरीके से देखें? और सर 1928 में जो है भगत सिंह, जो कि नास्तिक थे एक तरीके से, लेकिन और इन्हीं की किताब पढ़ के वो क्रांतिकारी भी बने थे। और 1928 में भगत सिंह इनका पैर छूते हैं, अपना मस्तक जो है इनके चरणों में रखते हैं। तो सावरकर को किस तरीके से देखा जाए पूरे? सावरकर को देखने के बहुत से बड़े प्रयास किए गए। कई लोग बहुत ही स्तुति करने वाले ढंग से देखे, और कई लोगों ने उसमें बड़े क्रिटिकल ढंग से उनको देखा। जो स्तुति करने वाले लोग हैं उन लोगों ने कहा कि भाई उनको 2 बार की आजीवन कारावास 50 वर्ष का मिला था, और ऐसे में व्यक्ति माफी मांग करके अगर वो स्वतंत्र हो जाता है अंग्रेजों से 1924 में, तो उस पर उन लोगों ने बहुत निंदा उनकी नहीं किया, उनके माफी मांगने की। जिस माफी मांगने के पत्र के बारे में भी बड़ी चर्चा हुई है कि कैसे सावरकर ने कहा कि मैं अंग्रेजी सरकार के प्रति स्वामी भक्त रहूंगा। अब उसके बाद जो आपने उठाया कि 1857 का जब विद्रोह की चर्चा करते हैं, खास तौर से 1907 की जो उनकी पुस्तक आती है, तो उसमें हिंदू मुसलमान लोग चूंकि मिल करके लड़े थे और वो एक इतिहास का वर्णन है, तो वो सही वर्णन करते हैं। लेकिन खास तौर से सावरकर का जो माइंड है, जो 1924 में जब वो वहां से जेल से छूटते हैं
और छूट करके रत्नागिरी में अपने घर पर रहते हैं, और उनको अंग्रेज लोग कहते हैं कि ये जिला छोड़ करके आप कहीं जाएंगे नहीं, और लगातार 1939 तक उनको उसी जिले में ही रखते हैं, रत्नागिरी में। और फिर 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 37 में हो जाता है, तो उनको वहां से थोड़ा मुक्त करके ऑल इंडिया घूमने के लिए दिया जाता है, क्योंकि उसमें कांग्रेस पार्टी जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करती है, और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साथ जो है मुस्लिम लीग, वीर सावरकर के लोग और खासतौर से कम्युनिस्ट लोग जो है अंग्रेजों के साथ खड़े होते हैं। ऐसे समय में सावरकर का जो राष्ट्रवाद है, जो पूर्ण रूपेण, जो शुद्ध रूप से मुसलमानों के प्रति एक खास किस्म का भाव रखता है कि मुसलमान लोगों को भारत में नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उनका यह कहना था कि जो भारत को अपनी पुण्य भूमि मानता है, जन्मभूमि भी माने और पुण्य भूमि माने, उनको जो है वो भारत में नागरिकता मिलनी चाहिए। और चूंकि उनका कहना था कि मुसलमान लोग अपनी पुण्य भूमि, अपनी पवित्र भूमि भारत से दूर किसी जगह को मानते हैं, इसलिए इन लोगों को नागरिकता भी से भी वंचित किया जाए। तो इस तरह की जो उनकी विचारधारा थी, जिसको लेकर के 39 के बाद से लगातार पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए, और यहां तक भी उनके ऊपर आरोप लगा कि उनका जो चेला था, जो नाथूराम गोडसे था, जिसने यद्यपि अपने बयान में कहा कि मैं किसी के चढ़ाने से या किसी के कहने से मैं गांधी जी की हत्या नहीं किया हूं, लेकिन यह है कि सावरकर भी उस केस में उनका नाम डाला गया, और सावरकर ने, जैसा कि होता है, सावरकर ने मना किया, कहा नहीं मैं इसमें शामिल नहीं था। तो एक जो गांधी का जो विमर्श था, जो सत्य और अहिंसा का विमर्श था, उसमें सावरकर का जो विमर्श है वो एक हिंसावादी विमर्श है। वो कैसे कलेक्टर की हत्या का प्लान करते हैं, और उस कलेक्टर को, जो कि खुद ही अपने को वैदिक कहता है, वो कलेक्टर, वो भी अपना संस्कृतनिष्ठ नाम लेता है, और उस कॉन्स्पिरेसी में वो उस हत्या के चार्ज में फंसते हैं। उनका मुकदमा ब्रिटेन में चलने के बजाय भारत आता है, फिर भारत में किस तरह से फ्रांस में जहाज से कूद जाते हैं, और वो फिर से भारत ही ला करके, और मुकदमे के दौर में उनको सजा होती है। वो सजा में अंडमान निकोबार की सजा काला पानी की भोगते हैं। अब इसमें यह होता है कि सावरकर को, जैसा आपने कहा कि भगत सिंह ने सम्मान दिया उनको, सावरकर के प्रति एक सामान्य ढंग से सम्मान का भाव लोगों के मन में रहता है कि भाई अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध लड़े। जैसे अपने सुभाष चंद्र बोस के प्रति लोगों को सम्मान है कि अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध लड़े, लेकिन सुभाष चंद्र बोस अगर प्रकट होते, कहीं पकड़ गए होते उस दौर में, तो उनके ऊपर उसी तरह से मुकदमा चलते, जैसे नूरमबर्ग ट्रायल चला या टोक्यो ट्रायल चला, जिसमें तमाम लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जिन लोगों ने हिटलर और मुसोलिनी का साथ दिया जापान का, उन लोगों को फांसी की सजा दी गई या गोली से मार दिया गया। तो सावरकर जो थे वो एक ऐसी विचारधारा थे जो हिंदुत्व के आधार पर, जो उनका खुद का हिंदुत्व की व्याख्या थी, गांधी की भी हिंदुत्व की व्याख्या थी। गांधी के हिंदुत्व में वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पर आई जाने रे, ईशावास्य मिदग्वम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृदः काश्य सिंधरम। और सावरकर का जो हिंदुत्व की व्याख्या है वो एक खास किस्म के हिंसा का सहारा लेना, और उसके साथ हिंदुओं को गोलबंद करना, और एक विशेष करके उसका जो एलिमेंट है मुसलमानों के खिलाफ। तो इस प्रकार का एक संकीर्ण राष्ट्रवाद को लेकर के व्याख्यायित करते हैं। इसमें जजमेंट देना कि कौन जजमेंट देने की स्थिति बन सकती है, जब पूरे परिप्रेक्ष्य को जब आप देखें, हिटलर जब शुरू में बहुत फेमस हो रहा था, तो जर्मनी के सब लोग उसके लिए पागल हो गए थे। कई बार क्या होता है कि नेता के लिए लोग पागल हो जाते हैं। जैसे अभी जो है आप देखें, यूक्रेन के नेता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि रूस मार के तहस नहस कर दे रहा है, लेकिन वो चुने हुए नेता हैं, अपना लड़े जा रहे हैं, एक बार भी कंप्रोमाइज करके अपने देश को नहीं बचा ले रहे हैं। या रूस के पुतिन ही एक खास ढंग से जो भी हमला कर रहे हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे देश पर भी इसका बुरा परिणाम निकल सकता है। तो कई बार नेता लोग अपनी विचारधारा से ऐसे गिरफ्तार हो जाते हैं कि उनको यह समझ में नहीं आता कि इसका परिणाम भी क्या निकल सकता है। लेकिन इतिहास के विद्यार्थी इन सब बातों को बहुत ध्यान से देखें कि भारत एक वैविध्यपूर्ण देश है। इसमें संवैधानिक ढंग से जिस तरह से लोगों को एकजुट किया गया, सबकी स्वायत्तता को देकर के, भारत का मुसलमान के पूर्वज विदेश के नहीं हैं, भारत के ही हैं, उनके मुसलमानों के पूर्वज, और भारत के मुसलमान भारत के हैं। तो ऐसे में उनको ये कह करके कि ये विदेश के किसी एक खास इलाके के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, मक्का मदीना के प्रति सम्मान रखते हैं, इसलिए इनको सेकंड रेट की नागरिकता दी जाए,
ये विचार सावरकर का ठीक विचार नहीं है। आजादी की लड़ाई में तमाम जो आजादी की लड़ाई में भगत सिंह के साथ, चंद्रशेखर के साथ, तमाम जो अशफाकुल्ला खान वगैरह का नाम आता है और बहुत से नाम हैं जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया और जिन्ना के साथ नहीं थे, भारत के साथ थे, तो उन लोगों के बातों को कैसे आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो सावरकर एक हमारे समझ से थोड़ा उनका बीमार दिमाग था, जैसे भी थे बीमार दिमाग के व्यक्ति थे, एक हिंसावादी, परम हिंसावादी, और जिस तरह से वो मर्डर करते थे वो इस तरह के भी नहीं थे कि भाई हत्या की है तो कहें हाँ हमने हत्या किया है,